वैसे ही लोग जो कहते हैं ना मेरे पास ये जाति का वोट बैंक ज़्यादा है, वो जाति का वोट बैंक ज़्यादा है, मुझे वो नहीं लगता है वैसे, क्योंकि वैसा रहता तो बिहार की राजनीति में आप देखिएगा लोकसभा में सारी सीटें कहाँ गई, वहाँ पे भी तो हर जाति के लोगों ने वोट किया। ऐसा रहता तो हर जाति का लोग फिर जेडीयू को ही देता, बैंक जो आरजेडी का था वो आरजेडी को ही देता, लेकिन मेजॉरिटी सीट तो आप देखिएगा कहाँ गया, ये तो न्यूज़ चैनल पे एकदम क्लियरली आउट है। वहाँ पे आईटी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आप देखिएगा एनुअल अप्रेजल्स होते हैं मार्च के बाद, सैलरी हाइक होती है 30% 40% हाइक, बट यहाँ पे आप देखिए कोई सैलरी हाइक नहीं है, 5 साल आपको सेम भत्ते पे रहना है, वो भी एकदम बिलो द ग्राफ होता है। सैलरी वहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ होता है, उसमें मेडिकल भी मिलता है अलग से, उसमें आपको पेंशन भी मिलता है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अलाउंसेस मिलती हैं, बट उसका कंपैरिजन आप इसमें नहीं कर सकते। राजनीति दोनों लाइफ का अपना अलग अलग फोकस था। जब प्राइवेट लाइफ में थे वो लाइफ का एजेंडा था कि कैसे ग्रो करें, कैसे एक लेवल से अलग बैंड पे, अलग लेवल पे जाए, कैसे इंक्रीमेंट लेके अप्रेजल ले, बोनस ले, इंसेंटिव्स ले, वो एक अलग टारगेट होता था। सेम आपका पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको अगर चुनाव में जीत नहीं मिलती है तो आप मैदान छोड़ दीजिएगा। पिताजी को आप देखिए, गुलाब यादव जी को, इतने चुनाव लड़े हैं, जब लड़े पहली बार विधायक बने, फिर दोबारा लड़े, तो सब लोग जो कहते हैं पार्लियामेंट को लेके, मेरा भी यही कहना होगा, मैंने लोगों के काफ़ी ये सुने हैं कि पार्टी ने गुलाब यादव जी को बनाया है, मैं बोलूँगी पार्टी ने नहीं बनाया है, जनता ने बनाया है। राजनीति तापमान के बीच में जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट के बाद थोड़ी सी राहत महसूस हुई। बिंदु जी ये बताइए ना कि कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है चुनाव के बाद, जो तापमान था ये, उसके बाद कितना रिलैक्स हो रहा है? नहीं, पहले दिन से हम लोग काफ़ी रिलैक्स थे, और इसका रीज़न सिर्फ ये था कि जनता के फेस पे आपको रिजल्ट दिख रहा था। 7 अप्रैल का मैंने बोला था कि वो तो लोकतंत्र दिखाई देगा मधुबनी ज़िला में, कि जनता ने अपना नेता खुद चुना है, लेकिन रिलैक्स हम लोग बहुत पहले से थे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया था इस बार। और मीडिया चैनल के थ्रू ही मैं सबको धन्यवाद भी करना चाहूँगी, सभी जनप्रतिनिधियों को, कि आप लोगों ने जो हम लोग की सोच को आशीर्वाद दिया कि दलगत से ऊपर और जाति भावना से ऊपर उम्मीदवार जो हमने इस बार क्षेत्र में लाए थे, आपने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने ये तो होता है कि जातिवाद और दलगत भावना से लोगों ने उठ के देखा, लेकिन हमने वोट का जो कैलकुलेशन है वो देखा कि अति पिछड़ा का जहाँ वोट जाना चाहिए था वो गया, आरजेडी का जो वोट बैंक, कोर वोट बैंक है वो नहीं मिला। तो कौन से ऐसे जाति का तोड़ने में कामयाब रहे, या कौन से ऐसे प्रतिनिधियों को तोड़ने में आप कामयाब रही जिनका कि भरोसा आप पर टिक गया? नहीं, ये सब आप दिग्गज नेताओं से पूछिए, मेरे से आप जाति समीकरण पूछिएगा तो हम जाति समीकरण में बिलीव बिल्कुल नहीं करते हैं। मुझे आप पूछिएगा कौन सा कास्ट फैक्टर मेरे को हिट किया, ये बिल्कुल नहीं, मैं इस पर जवाब ही नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा बिलीव ही नहीं है जाति समीकरण का। मेरा एक ही है, ह्यूमैनिटी का बिलीव। हर किसी को जिसकी राय सलाह पसंद आई, हम लोगों की जो भी सोच थी राजनीति में, उन्होंने वोट किया मुझे, वो हर एक प्रतिनिधि था। अब वो किस कास्ट के थे वो फैक्टर मीडिया ही बता सकते हैं कि किस वोट बैंक से ज़्यादा वोट आया है अंबिका यादव जी को, हम राइट पर्सन नहीं है इसको बताने के। अब हर गांव घूमी, हर मुखिया से मिले, हर पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य से मिले, क्या उनका जो ये था एक्सेप्टेशन था वो कितना था, और जब वोट मिला तो वो कितना दिखाई दिया? हम लोग का बेस्ट पार्ट यही था कि अंबिका यादव जी और गुलाब यादव जी की जो टीम थी, उस टीम के हम भी एक मेंबर थे, उस टीम में काफ़ी लोग मेंबर थे, जो कार्यकर्ता भी थे, प्रतिनिधि भी थे, और जो मीडिया लोग भी थे, उनके थ्रू ही हमको सारी समस्या समझ में आई। तो आप जैसे बोल रहे हर एक पंचायत के, हम लोग तो हर एक गांव, हर एक घर में गए, उनकी समस्याएं समझे हैं। उन लोग को मेन ये था कि एमएलसी चुनाव क्या होता है ये भी नहीं पता था। हर एक प्रतिनिधि बोलता था जो दोबारा तिबारा जीत के आए हैं, मैडम कैंप लगता था, वोटिंग वाले दिन जाते थे, वहाँ से बूथ लिस्ट पे से अपना लेते थे और फिर जाते थे आगे, और फिर जानते थे कि आज वोटिंग है। हमको प्रतिनिधि कैंडिडेट के भी नाम नहीं पता होते थे। करंट एमएलसी कौन है मैडम, हमको कहीं पता नहीं है। क्यों? तो मैडम काम किया रहता करंट प्रतिनिधि, तो शिलान्यास किया हुआ बोर्ड दिखाई दिया रहता। हम बोले ये बात तो हम भी जान रहे हैं कि बोर्ड तो हम भी नहीं देख पा रहे हैं, कहीं खोजते हैं सड़क पे। तो मेन ये था। तो उन लोग को जब हम लोगों ने अपने एजेंडा बोले, जो अंबिका यादव जी के घोषणा पत्र में भी है, क्लियरली लिखा हुआ है कि मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मान सम्मान में सबसे क्लियरली 2 चीज़ जो हम घोषणा किए पब्लिक के बीच कि ये आप लोग को उपलब्ध करा के दिया जाएगा, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जो पहले था भत्ता की लड़ाई, और दूसरा था विधान परिषद में जाने के बाद पंचायत प्रतिनिधि भवन हर एक प्रखंड स्तर पे बनाएंगे।
तो वो इस तो सोच निजी पे फंड से तो वो बन जाएगा पंचायत बन जाएगा, प्रतिनिधि उसमें वहाँ। समस्या नहीं है। लेकिन भत्ता की जो है समस्या, वो तो सरकार का निर्णय होता है। सरकार बोलेगा कि मेरे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो बढ़ाएंगे नहीं। तो कैसे आपने वादा किया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप? वही, ये सिर्फ अगर भत्ता बढ़ेगा भी तो सिर्फ मधुबनी जिला के प्रतिनिधियों का नहीं बढ़ेगा, पूरा बिहार में जितने जिला है वो सभी प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ेगा। तो आपने ये बात राइट बोली कि सरकार के हाथ में है, तो लड़ाई लड़ना हम लोग के हाथ में। कोशिश पूरी रहेगी, खून पसीना एक करके, जैसे जनप्रतिनिधियों ने अभी हम लोग को सम्मान दिया है, वोट दिया है, वैसे ही अंबिका यादव जी सदन में भी अपना खून पसीना एक करके लड़ाई लड़ेगी कि भत्ते की बढ़ोतरी तो होनी ही होनी है, अब वो होके रहेगी। अरे ये कैंपेनिंग से पहले आपने, हम इससे पहले पूछे भी थे आपसे सवाल भी, जब हम इंटरव्यू लास्ट टाइम किए थे, कि आप जॉब भी करती थी, सैलरी मिलता था, कितना मिलता था? मेरी वहाँ की सैलरी आप यहाँ पे कंपैरिजन का तो कुछ नहीं बात है। नहीं, नहीं, जॉब था जस्ट तो एक जानना चाहते हैं कितनी सैलरी थी उस समय में आपकी, जब सैलरी मिलती थी नहीं जब काम करते थे? सैलरी जो थी, सैलरी के साथ देखिएगा आप, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जॉब करती थी, सैलरी के साथ साथ वहाँ पे अदर बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। तो मेट्रो सिटी में आप देखिएगा बेनिफिट्स आपको वाउचर्स मिलते हैं, गिफ्ट वाउचर्स, जो आप अमेज़ॉन मिंत्रा से शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ के मॉल्स के स्टोर के होते हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपको फूड वाउचर्स मिलते थे जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके रिडीम कर सकते थे। आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है। कोइंसिडेंटली अगर आप सैटरडे संडे तो डेफिनेटली वीकली ऑफ होता है आईटी सेक्टर में, तो वो आप लोग को एक बेनिफिट हो जाता था कि वीकेंड पे आपको थोड़ा सा फैमिली टाइम मिल जाता था। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, 9 to 6 का जॉब सिर्फ 9 to 6 जॉब नहीं रहता था, अगर लेट इवनिंग में भी स्ट्रेच होता है, एक्सटेंशन होता है, तो जब अप्रेजल होता है वहाँ पे आईटी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आप देखिएगा एनुअल अप्रेजल्स होते हैं मार्च के बाद, सैलरी हाइक होती है 30% 40% हाइक। बट यहाँ पे आप देखिए कोई सैलरी हाइक नहीं है, 5 साल आपको सेम भत्ते पे रहना है, वो भी एकदम बिलो द ग्राफ होता है। सैलरी वहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ होता है, उसमें मेडिकल भी मिलता है अलग से, उसमें आपको पेंशन भी मिलता है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अलाउंसेस मिलती हैं, बट उसका कंपैरिजन आप इसमें नहीं कर सकते। राजनीति को एक वो सैलरी लाइफ होती है, राजनीति में क्या होता है, जब चुनावी मैदान में जब जाते हैं आप, तो एक बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बड़ा एक बजट होता है इसमें। तो लगता था कि सैलरी लाइफ ठीक है कि पॉलिटिकल लाइफ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनसिक्योर लाइफ रहता है। होगा, जीत होगी तो ठीक है, हम विजेता कहलाएंगे, नहीं जीत होगी तो एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह किसी मैदान के कोने में नजर आएंगे। तो वो लगता है कि सैलरी लाइफ से बेटर है पॉलिटिकल लाइफ। नहीं, दोनों लाइफ का अपना अलग अलग फोकस था। जब प्राइवेट लाइफ में थे, वो लाइफ का एजेंडा था कि कैसे ग्रो करें, कैसे एक लेवल से अलग बैंड पे, अलग लेवल पे जाए, कैसे इंक्रीमेंट लेके अप्रेजल ले, बोनस ले, इंसेंटिव्स ले, वो एक अलग टारगेट होता था। सेम आपका पॉलिटिक्स में भी। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको अगर चुनाव में जीत नहीं मिलती है तो आप मैदान छोड़ दीजिएगा। पिताजी को आप देखिए, गुलाब यादव जी को, इतने चुनाव लड़े हैं, जब लड़े पहली बार विधायक बने, फिर दोबारा लड़े, तो सब लोग जो कहते हैं पार्लियामेंट को लेके, मेरा भी यही कहना होगा। मैंने लोगों के काफ़ी ये सुने हैं कि पार्टी ने गुलाब यादव जी को बनाया है। मैं बोलूँगी पार्टी ने नहीं बनाया है, जनता ने बनाया है। आज जनता ने गुलाब यादव जी को जिताया है, और अगर जनता ने गुलाब यादव जी को 2015 में जिताया था, तो 2019 में जनता ने ही गुलाब यादव जी को हराया भी है। किसी पार्टी ने या किसी पॉलिटिकल अपोजिशन वाले लीडर ने नहीं हराया है, जनता जनार्दन ने। आज भी अंबिका यादव जी जीती है तो किसी पार्टी ने नहीं उनको बनाया, निर्दलीय उम्मीदवार थे। इस बात तो साबित हो गया ये बात, राइट। सब लोग का कहना था कि पार्टी से गुलाब यादव जी है, पार्टी नहीं है तो गुलाब यादव जी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज अंबिका यादव जी जो खड़ी थी, किसी पार्टी स्लेट से नहीं थी, आज जनता ने उनको जिताया है। तो ये तो जनता का सिंबल है, किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। नहीं, वो तो एक अवधारणा बन जाती है पार्टी का, जो कि पार्टी के ऊपर में एक अवधारणा है, वहाँ से सेटअप करके दिया जाता है। इस जाति का, इस पार्टी का जो कंपनी, मतलब एक तरह से हम लोग मानते हैं ये कंपनी है, राजनीतिक दल, उसके जो ये है वो जाति, उनके जो वर्कर हैं। तो अब जैसे अब नीतीश जी कहते हैं अति पिछड़ा समुदाय मेरा वर्कर है, और लालू जी कहते हैं MY मुस्लिम और यादव मेरा वर्कर है। तो वो लोग कंपनी चलाते हैं कॉर्पोरेट। आपको लगता है किस तरह की कंपनी चल रही है राजनीतिक घराने में? मुझे लगता है ये पूरा यूनिवर्सल होना चाहिए, किसी कंपनी से नहीं चलेगा। आप समीकरण निकालिए, मैं तो चाहूँगी समीकरण निकले। अंबिका यादव जी का जो वोट आया है, समीकरण निकालिए, किस पार्टी ने, किस वर्कर ने और किस जाति वालों ने वोट किया है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी 21st सेंचुरी में आप देखिएगा लोगों की सोच जो है, व्यक्तिगत आप कितने केपेबल हैं, मैं किस जात से हूँ, मैं कितनी क्वालिफाइड हूँ, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, ये आप कोई मायने नहीं रखता है। ना जेंडर मायने रखता है, ना मेरा बैकग्राउंड मायने रखता है, ना मेरा एजुकेशन मायने रखता है।
मैं कितनी सक्षम हूँ आपके लिए, बस वो मायने रखता है। और यही सोच कितने लोग, आज बताइए, इतने जनप्रतिनिधियों से मैंने मुलाकात की है, कितने लोग जानते रहेंगे हाईली मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं। ग्रामीण लोगों में तो उतना मेरा डिस्क्रिप्शन सबको नहीं पता होगा मैं कितनी क्वालिफाइड हूँ, लेकिन जब मैं पर्सनली 1-on-1 उनसे मिली और जब उन्होंने देखा कि नहीं, इनका जो सोच है, ये मेरे लिए जो करना चाह रही है, इनमें है वो कैपेबिलिटी, करेंगी मेरे लिए, ये मेरे लिए तो लड़ाई राजनीति में क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं होता। अमेरिका के 7 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कभी भी कॉलेज का नहीं मुंह देखा था, तो राजनीति में तो बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है नहीं। डेफिनेटली। तो इसी में, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि इसकी क्वालिफिकेशन की जैसी मान्यता नहीं है, वैसे ही लोग जो कहते हैं ना मेरे पास ये जाति का वोट बैंक ज़्यादा है, वो जाति का वोट बैंक ज़्यादा है, मुझे वो नहीं लगता है वैसे। क्योंकि वैसा रहता तो बिहार की राजनीति में आप देखिएगा, लोकसभा में सारी सीटें कहाँ गई, वहाँ पे भी तो हर जाति के लोगों ने वोट किया। ऐसा रहता तो हर जाति का लोग फिर जेडीयू को ही देता, बैंक जो आरजेडी का था वो आरजेडी को ही देता। लेकिन मेजॉरिटी सीट तो आप देखिएगा कहाँ गया, ये तो न्यूज़ चैनल पे एकदम क्लियरली आउट है। नहीं तो कुछ ना कुछ जातीय फैक्टर है। इस हम एमएलसी चुनाव के थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि लगभग 16 साढ़े 1600 के आसपास में वोट होता है यादव और मुस्लिम का, और मेराज अंसारी को लगभग 1400 के आसपास में वोट आया, 10% वोट खराब हुए, यानी कि 15 साढ़े 1500 वोट उनको मिला। तो आपको क्या कहना है, उनको सिर्फ मुस्लिम वोट मिला है, हिंदू वोट नहीं मिला होगा? यादव और मुस्लिम का जो वोट है वो समीकरण तो कहीं ना कहीं कामयाब रहा, तो कहाँ तोड़ने में कामयाब हुई? या फिर अति पिछड़ा का वोट सुमन कुमार महासेठ और विनोद कुमार सिंह में गया, 22 साढ़े 2200 के आसपास में अति पिछड़ा का वोट है, लगभग 22 साढ़े 2200 वोट उनको गया। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण तो आज भी हावी है। नहीं, आप देखिएगा तो वर्कर यहाँ पे मेन मैटर कर रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आपके वर्कर जितना आपके लिए वोट इकट्ठा कर सकते हैं, अब आपके वर्कर किस कास्ट के हैं वो आप देख लीजिए। हाँ, गुलाब यादव जी की टीम में वर्कर आप देखिएगा तो हर एक जो किसी लेवल पे पार्टी में है, लेकिन ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव था, ये चुनाव पंचायती चुनाव था, इसलिए वो पार्टी के धारा से थोड़ी विपरीत होके गुलाब यादव जी के साथ रहे, उनको समर्थन दिया। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके वर्कर का जो टीम है वो किस जाति के हैं, वो किस पार्टी के हैं, वो उससे आपको जजमेंट आ जाएगा। मेरे यहाँ हमारे साथ जो भी वर्कर थे वो लोग हर एक पार्टी से जुड़े थे, हर एक जाति से जुड़े थे। तो आप लोग जैसे कहते हैं ब्राह्मण समाज, फॉरवर्ड समाज, बैकवर्ड समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, तो कॉम्बिनेशन सबका था साथ में। तो उसका निर्णय लेना, आप जैसे बोलिएगा कि 1600 में सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट होगा, मुझे नहीं विश्वास होता कि एक हम लोग जो जोड़ते हैं कि अप्रॉक्स इस कास्ट का वोट यहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति से हम मिल नहीं सकते हैं, हर व्यक्ति का हम लोग सर्वे ले नहीं सकते हैं। तो एक सैंपल सर्वे होता है, सैंपल सर्वे के आधार पर ही कहते हैं कि 10 यहाँ पे ये इतना % यहाँ गया, इतना % यहाँ गया, तो वो सब दिखाई देता है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं। रिजल्ट मुझे दिखाइए ना आप, हर एक ब्लॉक में जाति समीकरण आप लोग के पास है। एक तो गिनती काउंटिंग भी ऐसा हुआ है कि आप लोग ये भी नहीं बता पाइएगा कि किस ब्लॉक में किसको कितना वोट आया। क्योंकि बात कीजिएगा तो बेनीपट्टी से बात कीजिए आप, जो सबसे बड़ा ब्लॉक, बिस्पी से बात कीजिए आप, बिस्पी पे तो मेजोरिटी वोट्स आपके मुस्लिम के ही वोट से, तो क्या वहाँ पे अंबिका यादव जी को वोट नहीं हुआ है? क्या वहाँ पे दूसरे कैंडिडेट को ही वोट हुआ है? तो जाति समीकरण का लॉजिक मेरे को लगता है हाँ कुछ वरिष्ठ नेता से ही आप ले पाइएगा। मैं तो बहुत इसमें नहीं हूँ कि आपको इसको जाति समीकरण पे कुछ फीडबैक दे पाऊँगी। अच्छा, आप फ्री हुई हैं, अब ये बताइए सोशल मीडिया के कितना रोल है चुनाव में आपके नज़र में? क्योंकि बहुत सारे आदमी इग्नोर करते हैं इस चीज़ को कि सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं है चुनाव में। नहीं, सोशल मीडिया का बहुत मेजर रोल है। मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली। मैंने मॉर्निंग में भी एक इंटरव्यू में सारे सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म है, मीडिया फ्रेंड है, इन सबको धन्यवाद किया है कि थैंक यू आप सभी को कि आप लोगों ने बहुत चीज़ें हाईलाइट की और आपने बहुत सारी चीज़ें जनता को भी हमारी ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, अध्यक्ष के पद की ओर से या अंबिका यादव जी के पद की ओर से, उनको भी काफ़ी चीज़ें जागरूक हुई कि हम लोग क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे आज भी थोड़े से ऑक्यूपाइड है कल से, उसके लिए क्षमा भी चाहेंगे जनता से। कुछ कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, फेसबुक पे रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया आपका बहुत, आज की युवा बहुत एक्टिव है। हर एक घर में एटलीस्ट बेसिक एक फ़ोन सबके पास होता ही है और उसमें आप देखिएगा तो हर एक प्रतिनिधि, कैंडिडेट, जो वोटर है, उनके अलावा भी जो उनके पड़ोसी हैं, मैडम हमारे वार्ड सदस्य आप ही को वोट देंगे, मैडम हमारे वार्ड सदस्य ऐसे, मैडम हमारे मुखिया जी पड़ोस के हैं, उनको हम बोले हैं कि आपका समर्थन करें। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, रीच आउट कर पाएँ। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा फैक्टर है। 21st सेंचुरी में डेफिनेटली सोशल मीडिया आपका कैंपेनिंग को लेके, आपका जनप्रतिनिधियों को रीच आउट करने को लेके, आज बताइए इतने लोगों को मैं धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ? सोशल मीडिया के थ्रू ही कर सकती हूँ। मेरी आवाज़ आज जो जनता बोलेगी कि अंबिका यादव जी जीतने के बाद अध्यक्ष घर बैठ गई है, तो घर तो नहीं बैठे, इतने लोगों को फिजिकली सामने तो मिल रहे हैं,
लेकिन बाकी वो जिनको नहीं मिल पा रहे हैं उनको हम मीडिया के थ्रू या धन्यवाद कर पा रहे हैं, संबोधन कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि भविष्य में जो है सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है कैंपेनिंग के लिए बन पाएगा? डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग इतना ट्रेंड हो गया है, डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा सोशल मार्केटिंग करना किसी भी प्रतिनिधि के लिए। अगर वो अपना आगे का चुनाव देख रहे हैं तो सब कुछ डिजिटल हो गया है अब, सोशल मीडिया हमारे काफी व्यूअर अच्छा के रहेगा। लिए जो लास्ट विशेष जो क्या करना चाहेंगे, चूँकि आपको देख रहे सभी हैं जो सभी व्यूअर के लिए मधुबनी जिला वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव आप सभी को प्रणाम करती हैं, धन्यवाद करती हैं कि आपने आपका समर्थन एक सही जनप्रतिनिधि को दिया है। महिला सशक्तिकरण पे जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, आपने अंबिका यादव जी को जिताया है। आने वाले 6 सालों में अंबिका यादव जी एक विधान परिषद के पद से और बिंदु गुलाब यादव एक अध्यक्ष पद से मजबूती से जिला में काम करेगी, इसका विश्वास आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग हमारे साथ एक परिवार की तरह हैं, बने रहिए, सुख दुख में आपके साथ धरातल पे दिखाई देंगे, इसका विश्वास दे रहे हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और आने वाले चुनाव में एक बड़ा प्रभाव भी डालेगी, यह कहना है मधुबनी के जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव का। मिलते हैं और अधिक रोचक जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।